हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर लेके आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का जो हमारा सेशन, जो डेली हमारा सेशन चलता है करंट अफेयर्स एमसीक्यू का साथ डिस्क्रिप्शन के साथ है। सारे जो क्वेश्चन होते हैं उसको पूरी तरह डिस्क्राइब करके और पूरी तरह समझा के जो है आपको इसकी जानकारी दी जाती है। जो भी करंट अफेयर्स से टॉपिक होते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में जो है आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या क्या है। चलिए, किस देश के राष्ट्रपति के भारत यात्रा के दौरान रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक ऑपरेशंस एग्रीमेंट रेलोस नामक अहम समझौता किया जाएगा? कोई किसी देश के राष्ट्रपति की अभी भारत यात्रा होने वाली है, उसके दौरान रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक ऑपरेशंस एग्रीमेंट यानी रेलोस नामक जो है एक अहम समझौता किया जाएगा। ठीक है, अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, किस देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं आपको पता ही होगा। चल रहा है इनका जो है विजिट जो है वो चल रहा है, 2 दिवसीय यात्रा पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को जो है 4 की शाम में ये भारत आए हैं और 5 को जो है ये अपना 23वीं भारत रूस वार्षिक सम्मेलन शिखर सम्मेलन जो होगा उसमें भाग लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के साथ इसकी सह-अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान जो है रूस के साथ एक अहम समझौता करेगा भारत। रूस के सांसद ने जो है इसको अप्रूव कर दिया है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक ऑपरेशंस एग्रीमेंट रेलोस है। ये क्या है, इसके तहत क्या होगा, दोनों देश की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे के सैन्य अड्डों, जो सेना का अड्डे होते हैं सैन्य अड्डे, उनकी सुविधाओं संसाधनों का उपयोग व आदान प्रदान कर सकेगी। यानी दोनों देश एक दूसरे के जो सेना के जो अड्डे हैं उनका उपयोग, जैसे फ्लाइट लैंड वगैरह कराने के लिए सुविधाएं, जो उनकी सुविधाएं हैं, संसाधन जो उनके रिसोर्सेस हैं उनका उपयोग कर सकेंगे। इनके विमान, युद्धपोत जो है ईंधन भरने और सैन्य अड्डों पर डेरा डालने या अन्य लॉजिस्टिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। जो भी इनके विमान होंगे या युद्धपोत होंगे वो ईंधन वगैरह भरने के लिए भी जो है इन जगहों का इस्तेमाल जो है कर पाएंगे। इस पर जो खर्च आएगा उसको दोनों देश इक्वली जो है उठाएगी। इस समझौते के बाद भारत ऐसा पहला देश होगा जिसका अमेरिका व रूस के साथ सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने का समझौता होगा। ये जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो इसके बाद ये पहला देश भारत हो जाएगा जिसका अमेरिका व रूस के साथ सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने का समझौता है। अमेरिका के साथ भी ये समझौता हो रखा है और अब रूस के साथ ये समझौता हो जाएगा। इसके अलावे रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान क्या होगा, डिफेंस डील्स होगी। S-400 वगैरह और 57 वगैरह की जो डील है वो होगी। उसके बाद उनकी टेक्नोलॉजी देने की भी बात चल रही है। टेक्नोलॉजी जो कैसे बनते हैं क्या है वो भी इनको भारत को हैंडओवर करने की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स, रूस ने कहा है कि हम भारत के 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स को जो है रूस में रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो ये भी बहुत लेबर इम्पैक्ट के रूप में बहुत अच्छा प्रयास है। इसके अलावे भी यूक्रेन के साथ रूस की जो लड़ाई चल रही है तो रूस ये चाहता है कि भारत इसमें जो है हमारा साथ दे। इस मुद्दे पर भी डिस्कशन होगा। ट्रंप वाला मुद्दा आएगा। ट्रंप ने जो है भारी टैरिफ लगा दिया है रूस के साथ तेल खरीदने पे और उसके बाद जो है तेल की जो ये है खरीदी है वो जो है बिल्कुल बंद हो गई है रूस के साथ, जिससे रूस को व्यापारिक घाटा हो रहा है। उस मुद्दे पर भी डिस्कशन किया जाएगा। तो काफी मुद्दे जो है वो चर्चा किए जाएंगे इस दौरान। भारत ने किस देश से 26 मरीन राफेल खरीदने का सौदा किया? राफेल की बात हो रही है तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, किसके साथ? फ्रांस। भारत ने फ्रांस के साथ 26 मरीन राफेल, ये नौसेना खरीद रही है, मरीन के लिए, नौसेना के लिए खरीद रहे हैं मरीन राफेल, खरीदने का सौदा किया। जिसके तहत क्या है, 4 मरीन राफेल अगले 3 साल में भारत को मिल जाएगा। सौदा कितने का हुआ है? 64,000 करोड़ रुपए का सौदा है। इसके अलावा क्या, स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी INS अरिदमन, भारत स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी भी बना रहा है INS अरिदमन, उसको भी है जो भारतीय नौसेना में जल्दी ही शामिल कर दिया जाएगा। भारतीय नौसेना के प्रमुख अभी वर्तमान में एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 1 वर्ष के पायलट प्रोजेक्ट में देश के कुल कितने उम्मीदवारों ने 1 साल की इंटर्नशिप पूरी की? ये प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी और इससे उन्होंने जो आशा की थी कि बहुत हमें सफलता मिलेगी और हम इससे जो है स्किल्ड युवा जो है यूथ हैं उनको तैयार करेंगे।
तो उसमें जो था 1 साल का पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया पहले, कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत देखते हैं कि इसके जो है रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट में जो है कितने लोगों ने, उम्मीदवारों ने जो है, अभ्यर्थियों ने जो है इंटर्नशिप अपना पूरा किया। 1 साल का था, 40 88 20 66 10 85 5000 30, कितने लोगों ने किया? तो उत्तर इसका 2066 लोगों ने। 24-25 के बजट में घोषित प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक पीएम इंटर्नशिप योजना, यानी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 को, 1 साल हुए, को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। इस योजना के तहत लक्ष्य क्या रखा गया था? 1 वर्ष में 1.25 यानी 1.25 लाख अभ्यर्थियों को उनके कौशल क्षेत्र में पारंगत करने का लक्ष्य रखा गया था। टारगेट रखा गया था कि 1 साल के अंदर जो है 1.25 लाख अभ्यर्थियों को जो है ट्रेंड कर देंगे, ठीक है। बट इस अवधि में मात्र 2066 अभ्यर्थी ही 1 वर्ष की इंटर्नशिप पूरी कर पाए। आंकड़े बहुत कम है, बहुत कमजोर आंकड़े हैं। जहां 1.25 लाख का टारगेट रखा गया था कि हम 1.25 लाख आदमी को ट्रेंड कर देंगे, वहां पे मात्र 2066 आदमी अगर ट्रेंड हुआ है तो आंकड़े बिल्कुल निराशाजनक आंकड़े हैं ये। और पैसा इस पे, योजना पे काफी खर्च हो गया, 73.72 करोड़ रुपए इस पे खर्च हो गया इस योजना पे। तो पैसा काफी ज्यादा खर्च हो गया, अभ्यर्थी ट्रेंड हुए नहीं। इसमें हुआ क्या? रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने बीच में ही कोर्स छोड़ दिया, कुछ लोगों ने भाग ही नहीं लिया। कई लोगों की ये समस्याएं थी कि वो जो है हमारे आवास से काफी दूर पे आयोजित किया जाता है, ये सब जो है समस्याएं इसमें आई थी। इन समस्याओं के कारण जो है इसमें भाग नहीं ले पाए लोग। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट था, जो बहुत अच्छा पायलट प्रोजेक्ट था, स्किल्ड डेवलपमेंट इंडिया के तहत जो है ये जो योजना चलाई गई थी, वो जो है बिल्कुल निराशाजनक हो गई। योजना का लक्ष्य था कि अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सही हो जाएगा, सही से चल जाता, तो अगले 5 वर्ष के दौरान 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का जो है ये योजना रखा गया था। बट ये योजना अभी पायलट प्रोजेक्ट में उतनी सफल नहीं हो पाई है। यूरोप में क्रिकेट को बढ़ावा देने की नई पहल के तहत 2026 से यूरो T20 क्लब चैंपियनशिप ट्रॉफी शुरू करने की घोषणा की गई है। इसमें कितने यूरोपीय देश हिस्सा ले रहे हैं? यूरो T20 जो है शुरू हो रही है, यूरोप में क्रिकेट को जो है फिर बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके तहत जो है एक यूरो T20 क्लब चैंपियनशिप जो है वो शुरू की गई है। इसमें कितने यूरोपीय देश हिस्सा ले रहे हैं? 13, 15, 17, 10। तो इसमें 13 देश जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। यूरोप में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए नई पहल के तहत 2026 से यूरो T20 क्लब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू करने की घोषणा की गई है। टूर्नामेंट 13 यूरोपीय देशों के क्लब चैंपियंस को एक मंच पर लाएगा तथा ये किस फॉर्मेट में होगा? T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। यूरोप जो है T10 फॉर्मेट को भी, क्रिकेट को जो है, क्रिकेट के व्यावसायिकता को बढ़ाने के लिए जो है, उसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए जो है T10 जो है, T10 फॉर्मेट भी जो है लाने का पर विचार कर रहा है। यानी ये T20 फॉर्मेट 20 ओवर वाला जो खेल होता है उसमें 10-10 ओवरों वाला ही खेल होगा, है ना। 6 ओवरों वाला तो खेल होता ही है, हांगकांग 6 होता है ना, हांगकांग 6 हांगकांग में होता है, 6 ओवरों वाला खेल होता है। अब T10 लाने का भी जो है यूरोप प्रयास कर रही है, विचार कर रही है। भारत की 16वीं जनगणना का कार्य किस वर्ष पूर्ण कर लिया जाएगा? कब पूर्ण हो जाएगा? कब शुरू होगा, कब पूर्ण होगा, शुरू कब होगा? चलिए बताते हैं आपको। उत्तर पर इसका पहले ऑप्शन देखिए, 26, 27, 28, 30। पूर्ण कब हो जाएगा? तो पूर्ण हो जाएगा 27 में। 26 में शुरू होगा और 27 में पूर्ण हो जाएगा। 2011 में इससे पहले देश की जनगणना कब हुई थी? 2011 में, ठीक है। 15वीं जनगणना थी वो। 27 में अब कैवी होगी? 16वीं जनगणना की जाएगी। ये होना कब था? हर 10 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। इस जनगणना का हर 10 साल पे जनगणना की जाती है। 2021 में टारगेट था करने का, बट क्या हुआ था 21 में? कोरोना। 20 में ही कोरोना हो गया था और जो 21-22 तक जो है काफी प्रभावशाली रहा, तो उसके कारण जो है इसे आगे टाल दिया गया और इसको 2026-27 में कराने का निर्णय लिया गया है। 2 चरणों में होगा। पहले क्या होगा? पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 26 के बीच में, 2026 के बीच में पहले आवास की गणना की जाएगी, ठीक है। जितने आवास हैं देश में उनकी गणना होगी। और अगला जो चरण होगा जिसमें फरवरी 27 में जो है आबादी का जो है जनगणना किया जाएगा। और इस बार की ये जनगणना बिल्कुल पूरी तरह डिजिटल होगी,
फिजिकल कागजों पे लिख के कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। पूरी प्रक्रिया जो है इसकी डिजिटल होगी इस बार 27 में। पहली जनगणना भारत में कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय किसने? लॉर्ड मेयो द्वारा करवाई गई थी। परंतु भारत की पहली संपूर्ण जनगणना जो है 1881 में, संपूर्ण जनगणना में जो है आवास और सारी चीजें जो है वो शामिल हैं। संपूर्ण जनगणना पहली जो है वो 1881 में हुई। तो हम 1872 में पहली जनगणना को गिनते हैं, उससे जो है गिनती करके ये 16वीं जनगणना है। ठीक है। और अब जो है 1881 में कौन था उस टाइम वायसराय थे? लॉर्ड रिपन, उनके समय में करवाई गई थी। इसके बाद से जो है हर वर्ष 10 वर्ष पर जो की जाती है, 1881 से हो गया 10-10 वर्षों पर किया जाता है। 1891, फिर क्या नाम है 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, है ना। इसी तरह 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 और उसके बाद 2021 में होना था, बट 21 में नहीं हुआ। ये अब होगा 2026-27 में। 1949 के बाद से यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है? भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। ठीक है। 1949 में जब 1947 में भारत आजाद हो गया, तो उसके बाद 1949 में इस डिपार्टमेंट को गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंदर दे दिया गया। और जो भारत का महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त होता है, सेंसस कमिश्नर होता है, वो इसको जो है करवाता है। स्वतंत्र भारत का जो पहला जनगणना है वो 1951 में कराया गया। तो 47 में देश आजाद हुआ और उससे पहले जो है अपना 41 में हो रखा था जनगणना। तो 1951 में जो पहला जनगणना हुआ वो स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना था। 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? उस अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,08,54,977 थी। 1,21,08,54,977, जिसमें पुरुष कितने थे? 62,37,24,568 पुरुष और महिलाएं 58,64,69,294 महिलाएं थी। साक्षरता दर कितना था? 74% था। और लिंगानुपात कितना था? यानी पुरुष और महिला का अनुपात कितना था? पुरुष में 1000, तो उस पे जो है महिलाएं 943, 1000 रेशियो 943, अनुपात 943 का जो है लिंगानुपात था। अगला क्वेश्चन, किस शहर का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया? वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट यानी ये वेस्टेज बिल्कुल शून्य हो गया है और जो भी करता है वो पूरे, जो भी यूज करता है वो इसको पूरी तरह फिर रिसाइकिल करके जो है उतना कंप्लीट कर लेता है। कोलकाता, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो ये नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। इसका मतलब है कि एयरपोर्ट जितना पानी उपयोग करता है उससे ज्यादा पानी जो है वो वापस लाता है या रिचार्ज कर देता है। यह उपलब्धि 40 मिलियन से ज्यादा यात्रियों वाले एयरपोर्ट को पहली बार मिली है। इसके लिए एयरपोर्ट पे ये जो इतना बड़ा जो ये उपलब्धि इसे मिला है, इसके लिए इसने कुछ ना कुछ किए होंगे, कोई योजना चलाई होगी, कुछ किया होगा। तो इसके लिए इसने जो प्रबंध किए हैं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में, उस पे एयरपोर्ट पर जो है 625 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाए हुए हैं जो बारिश का पानी वाला होता है। 9 मिलियन लीटर क्षमता वाले 2 अंडरग्राउंड रिजर्वायर रखे हैं तथा 16.6 मिलियन लीटर पर दिन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एसटीपी लगी हुई है, जो क्या करती है? हर बूंद को रिसाइकिल करती रहती है। तो इस तरह जो है इन सब प्रक्रियाओं के कारण जो है ये भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट जो है बन गया है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो कहां आयोजित किया जाएगा? समुद्री शैवाल कोची, बेंगलोर, हैदराबाद। सीवीड कहते हैं इसको, सीवीड समुद्री सैलाब। कोची, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद। कहां होगा? तो कोच्चि में हो। कोच्चि में तटीय इलाका है कोच्चि, इसीलिए वहां पे होता है। कोच्चि में 29-30 जनवरी 26 को 7वां इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट का आयोजन किया जाएगा। 7वां होगा ये। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री शैवाल उद्योग आयोजनों में से यह एक है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री शैवाल उद्योग आयोजन है ये। इसका आयोजन कौन? भारत में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान करती है, ये इसका आयोजन करती है। इसमें कौन कौन से देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे? ब्राजील, श्रीलंका, नीदरलैंड और स्वीडन के प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल होंगे। यह आयोजन समुद्री शैवाल क्षेत्र में उभरते अवसरों पर प्रकाश डालेगा
तथा भारत की ब्लू इकोनॉमी को जो है मजबूत बनाएगा। नीली अर्थव्यवस्था को जो है, जो समुद्र से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, उसको ये मजबूत करेगा। समुद्री शैवाल क्या है? यह एक केवल जलीय वनस्पति नहीं है, बल्कि एक भविष्य के लिए एक सुपर फूड है और ये एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसका उपयोग भोजन के अलावा एगर और कैरागिनन जैसे जिलेटिन बनाने में होता है, जिसका उपयोग किस में होता है? दवाइयों में, जो कॉस्मेटिक्स आइटम्स होते हैं, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स आइटम, सौंदर्य प्रसाधन वाले, उनमें, जैव ईंधन में उद्योग होता है, उद्योगों में इसका उपयोग होता है। यह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को यह अवशोषित करता है, जिससे क्या है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी कम करने में ये काफी सहायक। तो हर उद्देश्य से, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये काफी सहायक होता है। इसलिए जो है इसके संबंधी जो है ये आयोजन किया जा रहा है, मीटिंग जो है, समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इसके औद्योगिक विकास के ऊपर जो है पूरा बल दिया जाएगा कि किस प्रकार इसको जो है, इसके व्यापार को और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको जो है बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम परिवर्तित करके क्या रख गया है? चेंज करके क्या रख दिया गया? लोक भवन, कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ, कर्तव्य पथ। पता ही होगा, काफी चर्चा में है, सेवा तीर्थ कर दिया गया है। भारत सरकार के ने जो एक अधिसूचना के तहत जो है पीएमओ, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, उसको उसका नाम बदल करके पीएमओ के जगह पे क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ कर दिया गया है। पहले इस पीएमओ ऑफिस को जो है किस नाम से जाना जाता था? एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के नाम से जाना जाता था। एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के नाम से जाना जाता था, उसको अब सेवा तीर्थ कर दिया गया। राज्यपाल का जो राजभवन है उसको भी लोक भवन कर दिया गया है। जो उनका निवास है उसको राज निवास था, उसको लोक निवास कर दिया गया। और केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर क्या कर दिया? कर्तव्य भवन कर दिया गया है। इससे पहले 2016 में भी जो है प्रधानमंत्री निवास, जो रेस कोर्स रोड के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? लोक कल्याण मार्ग किया गया था। और राजपथ का नाम बदलकर क्या किया गया था? कर्तव्य पथ किया गया था। क्यों किया गया है ये? तो इस पे प्रधानमंत्री जी का ये तर्क है, उन्होंने ये कहा है कि ये नामों में जो परिवर्तन है ये जनता में अपनी सरकार की भावना और आत्मविश्वास जगाने हेतु किया गया है। मतलब ये लगे लोगों को, ये फील हो कि हमारी सरकार है। सेवा तीर्थ मतलब पीएमओ का ऑफिस जो है वो एग्जीक्यूटिव एनक्लेव कहलाता था, वो अब सेवा तीर्थ कहलाएगा, यानी एक सर्विस पिलग्रिमेज के तौर पे जो है इसको देखा जाएगा। तो लोग इसको अपनापन की भावना से देखें, सरकार में कोई भेदभाव ना हो, कि ये ना लगे कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, या हमारी जो शिकायत है या कुछ भी चीज है वो वहां तक नहीं पहुंच सके। इजी एक्सेस है ना, आम जनता को सरकार तक इजी एक्सेस पहुंचने का जो है एक मार्ग है, ये एक तरीका है ना। लोगों को अपने सरकार के प्रति विश्वास जगाने के लिए जो है ये काम किया गया है। तो ये नाम जो है परिवर्तित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया था? दिव्यांगजन जो है हमारे, उनके लिए दिवस 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। उत्तर 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम क्या थी इस बार की 3 दिसंबर को? सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांग सम्मिलित समाजों का निर्माण, यानी सामाजिक प्रगति, सोशल जो वो है उसको बढ़ाने के लिए जो है दिव्यांग सम्मिलित समाजों का निर्माण, यानी दिव्यांगों को अलग थलग ना करें, अपने समाज के साथ उनको जोड़ने का, अपने समाज में उनको उचित सम्मान प्राप्त कराने का, उनको सामाजिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाने का, हर तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है बेसिकली ये जो है ये थीम रखा गया है और इसको जो है इस वर्ष मनाया गया। 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने यूएन डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्ट्रेटेजी, जो UNDIS होता है, की शुरुआत की, ताकि दुनिया भर में दिव्यांग अधिकारों को बढ़ावा दिया जा सके। किस राज्य के 5 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? 5 उत्पाद को जीआई टैग एक साथ दिया गया। कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश नहीं, तमिलनाडु है इसका उत्तर। घ, तमिलनाडु को दिया गया है घ नंबर। तमिलनाडु के 5 उत्पादों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। कौन कौन है इसमें? है वेरियूर कॉटन साड़ी, साड़ी का प्रोडक्ट है। कविंदापड़ी नट्टू सक्करे, सक्करे ये मीठा जो शक्कर होता है उसका ये है। नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, इसमें जो है कुछ कुकवेयर यानी खाना बनाने वाले बर्तन जो है वो पत्थरों वगैरह से बनाए जाते हैं, वो हैं।
थुयमल्ली चावल एक चावल है वहां का। और क्या है, अम्बा समुद्रम चोप्पू सामान, इसमें कुछ लकड़ी के सामान बनते हैं। ये अम्बा समुद्रम चोप्पू सामान जो है इसमें लकड़ी के कुछ सामान बनते हैं, उनको जो है शामिल किया गया है। अब जो है टोटल जीआई टैग वाले उत्पादों की संख्या टोटल तमिलनाडु में 74 हो गई है। ये क्या है जीआई टैग? जीआई का फुल फॉर्म क्या हुआ? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी जो भौगोलिक इंडिकेट करता है, प्रदर्शन करता है कि हाँ ये कहाँ का है, किस एरिया का है, क्या गुणवत्ता है। ये दिया भी उसी को जाता है जो किसी खास क्षेत्र का हो, उनका गुणवत्ता परंपरा उसी क्षेत्र से जुड़ी हो। भारत में जियो इंडिकेशन एक्ट 1999 के तहत ये सरकार देती है। वैधता इसकी 10 साल की होती है, उसके बाद इसको रिन्यू कराया जाता है। सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले चीजें हैं। भारत में पहला जीआई टैग किसको दिया गया? 2004 में दार्जिलिंग चाय। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन जो है बताया हुआ है। विश्व में पहला जीआई टैग 1955 में किसको? विश्व की अगर बात करें, भारत की बात किया तो 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया। और अगर विश्व की बात करें तो 1955 में फ्रांस के रॉकफोर्ड चीज को जो है इसका पहला जीआई दिया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह कौन? TRIPS ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत यह प्रदान किया जाता है। भारत सरकार का क्या टारगेट है? 2030 ईस्वी तक 10,000 उत्पादों को जो है जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। किस राज्य ने औद्योगिक विकास हेतु राज्य में एक स्किल एक्सेलेंस सेंटर स्थापित करने के लिए जापान की टापन स्पेशलिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है? यानी अपने कंसर्न राज्य में स्किल एक्सेलेंस सेंटर स्थापित करने के लिए, जिससे क्या हो, जो युवा हैं उनको रोजगार मिले, उनको जो है काम मिले, वे काम सीखें। इसके लिए जो है कि जापान की एक कंपनी से इन्होंने करार किया है, समझौता किया है, एग्रीमेंट किया। तो उसके तहत किससे किया? पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, किसने किया? तो पंजाब सरकार। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो अभी जापान की यात्रा पे गए हुए थे। वहां पे उन्होंने जापान के जो अपना समझौते हैं उनसे, जापान के जो उद्योग विभाग के समझौते हैं उनसे समझौता किया। तो उसी के तहत जो है पंजाब राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास हेतु राज्य में एक स्किल एक्सेलेंस सेंटर स्थापित करने के लिए जापान की टापन स्पेशलिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है एक एग्रीमेंट किया। इसके तहत क्या है, यह कंपनी राज्य में 400 करोड़ का निवेश करेगी। और इसका उद्देश्य क्या होगा? हुनरमंद व्यक्ति जो हैं या जो गैर हुनरमंद है उनको भी, कामगर हैं, युवाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण जो है ये प्रदान करेगा। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? सबसे अधिक रन वनडे क्रिकेट में कौन बनाया हुआ है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सनत जयसूर्या, रिकी पोंटिंग। सबसे ज्यादा रन हो गया है सचिन तेंदुलकर के नाम पे है सबसे ज्यादा रन। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का है। उन्होंने क्या 463 मैच में 18,426 रन बनाए। दूसरे नंबर पर कौन है? विराट कोहली, जिन्होंने 307 मैचों में 14,492 रन बनाए हैं। तथा तीसरे स्थान पर कुमार संगकारा, जिन्होंने 404 मैचों में 14,234। और चौथे स्थान पर रिकी पोंटिंग, जिन्होंने 13,704 रन। तथा पांचवें स्थान पर कौन? सनत जयसूर्या, 13,430 रन है। तो पहले स्थान पर हो गए सचिन तेंदुलकर। सभी प्रारूप में सर्वाधिक शतक में कौन है? सभी, अगर ऑल फॉर्मेट्स की बात करें तो उसमें सर्वाधिक शतक किसके नाम है? सचिन तेंदुलकर के नाम, 100 शतक। दूसरे नंबर पे विराट कोहली 84 शतक। तीसरे रिकी पोंटिंग 71 शतक। और उसके बाद कुमार संगकारा 63 और जैक्स कैलिस 62 शतक हैं। वनडे की शतक लगाने की बात करें तो सबसे ज्यादा शतक विराट कोहली ने लगाया। विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के साथ चल रहे 3 मैचों की जो वनडे सीरीज चल रही है उसके पहले 2 मैचों में लगातार 2 शतक लगाए हैं। पहले मैच में लगाया वो 52वां शतक था, दूसरे मैच में लगाया वो 53वां शतक था। तो अभी सर्वाधिक शतक जो है वनडे में लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हो गए, 53 शतक। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर के 49 शतक हैं, रोहित शर्मा के 33 शतक है और रिकी पोंटिंग के 30 और सनत जयसूर्या के 28 शतक हैं। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड अभी किसके नाम पे है? सचिन तेंदुलकर के नाम पे, जिन्होंने 200 मैच में कितने 51 शतक लगाए। इसके बाद कौन? जैक्स कैलिस 45, रिकी पोंटिंग 41, जो रूट 39 तथा कुमार संगकारा 38 शतक जो है लगाए हैं।
टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड सचिन के नाम है, सर्वाधिक रन सचिन का है, जिन्होंने टेस्ट की बात कर रहे हैं। टेस्ट में ऊपर हमने वनडे की बात करी थी, ये टेस्ट की बात है। टेस्ट में जो सर्वाधिक रन वो भी सचिन के नाम है, जिन्होंने 329 पारी में 15,921 रन बनाए हैं। इसके बाद जो रूट 13,543, रिकी पॉन्टिंग 13,378, जैक्स कैलिस 13,289 और राहुल द्रविड़ 13,288 रन बनाए हुए हैं। पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना है? ये योजना के बारे में पहले भी डिस्कस हो रखा है। जिस दिन इसकी पहली किस्त लोगों को दी गई उस दिन जो है ये क्वेश्चन पर चर्चा हुई थी। पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना बहुत फेमस योजना हो गई है देश की। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री उनके द्वारा चलाई जाती है पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। ये उनकी महिलाओं की क्या आर्थिक सहायता, सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। शुरुआत 25 सितंबर को की गई, जिसके अंतर्गत 1 लाख क्या है, इसमें जो लिमिट रख गया है कि किसी परिवार के अगर 1 लाख वार्षिक आय है, उससे कम ही है 1 लाख या 1 लाख से कम है, तो उसके परिवार के सभी महिलाओं, सभी पात्र महिलाओं को, वैलिड महिलाओं को, योग्य महिलाओं को जो 23 से 60 वर्ष की हैं, उनको 2100 रुपया पर माह दिया जाएगा। ये फैसला हुआ था। पहली किस्त कब दी गई? इसकी हरियाणा दिवस हुआ 1 नवंबर को हरियाणा दिवस का आयोजन किया जाता है। उसी दिन जो है 1 नवंबर को जो है महिलाओं को इसकी पहली किस्त दी गई। अब क्या किया है हरियाणा सरकार ने? अब तो पहले मंथली जो है दूसरी किस्त भी अभी जारी हो गई। मंथली जो है 2100 रुपया देती थे, अब कहा कि नहीं मंथली नहीं देंगे, हम 3 महीने पे 6300 रुपया रेट वही रहेगा। 2100 के रेट से 3 महीना का 6300 रुपया हो गया, वो प्रदान किया जाएगा। 63 ये कहने का इसमें सरकार का लॉजिक ये है, सरकार ये कहती है कि महिलाओं को अगर एक साथ एक मुश्त 6,300 रुपये प्राप्त होंगे तो उससे वे किसी भी तरह के रोजगार में उसको उपयोग कर सकती हैं, किसी भी तरह का काम कर सकती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है ये 3 माह पे कर दिया है। हरियाणा सरकार क्या कर रही है? हर घर हर गृहिणी योजना के तहत लगभग 15 लाख महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। काफी अच्छे प्रयास कर रही है हरियाणा सरकार, और हरियाणा का जो है विकास भी बहुत हाई लेवल पे हो रहा है, उसी स्तर से हो रहा है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। यानी ये पहला राज्य है जहां पे जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड किया है उस पे जो है फसलों को खरीदते हैं, सरकार खरीदती है। किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का नियमितीकरण तथा राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने हेतु ई स्वाथू 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ई स्वाथू, इसका ये अपना उत्तर क्या है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक उत्तर है, तो कर्नाटक जो है ना, ये ई स्वाथू का मतलब हुआ ई स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व होता है ना, किसी चीज का स्वामित्व हासिल करना, तो वही ई स्वामित्व 2.0 जो है वो लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में संपत्तियों के नियमितीकरण तथा राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। सेवा, ग्रामीण नागरिकों के लिए संपत्ति संबंधी सेवाओं को सरल और तेज बनाएगा तथा इससे लोग क्या करेंगे? ई खाता दस्तावेज ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे। इसी ये जो लॉन्चिंग के टाइम पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसी में गांधी ग्राम पुरस्कार 23-24 की घोषणा की गई कि वो भी दिया जाएगा, जिसके तहत 238 ग्राम पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये पुरस्कार के लिए जो है नामांकन प्रक्रिया जो है, जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस की बात हो रही है। 1, 2, 3, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में प्रस्ताव 74/245 को पारित कर इस दिवस की घोषणा की। यह दिवस क्या करता है? बैंकों के योगदान को सम्मान देने के लिए चुना गया है। ठीक है, यह दिवस बेसिकली बैंकों के जो योगदान है ना, बैंकों का जो इंपॉर्टेंस है, आम आदमी के जीवन में जो बैंकों का योगदान है उसको सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस है। नाम से ही पता है, अगर बैंक दिवस है तो बैंक को सम्मान देने के लिए मनाया गया है। यह दिवस जो है 15 में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास एजेंडा को भी मजबूत बनाता है, जिसमें क्या 17 वैश्विक लक्ष्य जो है वो शामिल है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस है बेसिकली बैंक के जो इम्पोर्टेंस है, बैंक का जो हमारे जिंदगी में योगदान है
उसको समर्पित है और ये मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 1, 2, 3, 4 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार का? कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब क्या हुआ? तत्पर, कॉम्बैट एक्शन, रेडी, ठीक है, सेल्फ रेलिएंट, ठीक है, यानी आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत की बात होती है। तो तत्पर, संगठित और आत्मनिर्भर, जो कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करता है। यह दिवस 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान किए गए ऑपरेशन क्या? ट्राइडेंट ऑपरेशन हुआ था। जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो आईएनएस विक्रांत ने जो है पाकिस्तान के इलाकों में काफी तबाही मचाई थी, ठीक है, तो उसी को में ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया गया था। तो ये जो है इस बार का जो है ये केरल के तिरुवनंतपुरम के जो है संगुमुगम बीच पर जो है इसका प्रदर्शन किया गया, ऑपरेशनल प्रदर्शन जो है वो किया गया। नौसेना प्रमुख है अभी एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, शुरू में ही बताया हुआ है। WPS इंडेक्स के अनुसार महिलाओं की भलाई करने वाले देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? महिलाओं की भलाई यानी महिलाओं की बेहतरी के लिए काम करने वाले देश की रैंकिंग में कितनी है? 100, 131, 152, 85, कितनी है? 131। बहुत पीछे है भारत। WPS इंडेक्स के अनुसार महिलाओं की भलाई करने वाले देशों में भारत 131वें रैंक। इसमें एक स्कोर दिया जाता है 0.607 पर है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है जिसका स्कोर कितना है? 0.939, तथा अंतिम स्थान पे कौन है? अफगानिस्तान, जिसका स्कोर है 0.279, ठीक है। यह रिपोर्ट जो है दुनिया के 181 देशों में महिलाओं की स्थिति को समावेशन, न्याय और सुरक्षा, इन 3 आयामों पर आंकता है, ठीक है। 181 देश का आंकड़ा को जो है ये एसेस करता है। स्कोर को है जो है 0 से 1 के बीच बनाया गया है। 1 का अर्थ है महिलाओं के लिए सबसे अच्छा संभव वातावरण, यानी अगर किसी कंट्री को 1 मिल जाता है स्कोर तो इसका मतलब वो जो है महिलाओं के लिए जो है सबसे अच्छा वातावरण, वहां पे एटमॉस्फेयर महिलाओं के लिए काफी अच्छा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 67.6 करोड़ महिलाएं पिछले 1 साल में संघर्ष से प्रभावित हुई, जो कि 2010 के मुकाबले 74% जो है अधिक है, ठीक है। दूसरे स्थान पर आइसलैंड, तीसरे पर नॉर्वे, चौथे पर स्वीडन और 5वें पर फिनलैंड है। भारत 131 नंबर पे है और इसका स्कोर है कितना? 0.607। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? चीतों पे काफी जोर है, प्रोजेक्ट चीता चल रहा है। बोत्सवाना से चीते आने हैं, इससे पहले भी दक्षिण अफ्रीका से चीते लाके प्रधानमंत्री जी ने कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का उसमें रखे थे। एक महिला चीते ने अभी 5 शावक को जन्म भी दिया है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस? 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। भारत ने चीता के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चीता चलाया जा रहा है भारत में, जिसके तहत क्या है? दक्षिण अफ्रीका तथा अन्य देशों से चीतों को जो है रिटर्न भारत लाया जा रहा है। चलिए, ये था हमारा MCQ वाला। अभी हम वो वाला क्वेश्चन देखते हैं जो हमें पता होना चाहिए, जिससे जो है वो वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन असत्य हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, पहला देखते हैं, किराए पर टैक्सी उपलब्ध कराने वाली कंपनी ओला ने गैर AC यात्रा का विकल्प शुरू किया है। ये क्या किया है? ओला ने एक ऑप्शन दे दिया है कि आप जो है नॉन AC वाला जो है जर्नी भी वो भी कर सकते हैं। जैसे AC वाली गाड़ियां होती हैं, बट आप अगर उसमें ऐप पे ऑप्शन दे देंगे कि आई वांट नॉन AC फैसिलिटी, तो गैर AC वाला एक ऑप्शन है उसमें, वो अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको जो है ये सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। और ऐसा करने वाला देश का पहला कंपनी जो है वो बन गया है ओला। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.2% की दर से बढ़ेगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात हो रही है, वो 3.2% की दर से बढ़ेगी, ये अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कहा है? भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक HDFC बैंक, और ICICI बैंक ने घरेलू व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण बैंक का दर्जा बरकरार रखा है। इनको क्या है? घरेलू व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण बैंक का दर्जा दिया गया है। तीनों बैंक को क्या है? जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त पूंजी बफर रखना पड़ेगा। ये कंपनियां इतनी बड़ी है कि इनको एक टैग दिया गया है टू बिग टू फेल,
यानी आपसे जो है फेल होने की जो है कल्पना नहीं की जा सकती है। आप इतने बड़े हैं कि आपसे फेल का अपेक्षा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके संदर्भ में जो है ये किया गया है। एसबीआई के लिए इसमें जो है 0.80% अतिरिक्त साझा इक्विटी टियर 1, एचडीएफसी के लिए 0.40 और आईसीआईसी के लिए 0.2% जो है वो डिक्लेयर किया गया है। आरबीआई ने क्या किया, उषा जानकी रमन को अपना नया कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 32वीं बैठक में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2025-30 को मंजूरी दी गई। ठीक है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का 32वीं बैठक था, उसमें जो राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 25-30 है उसको मंजूरी दी गई है। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य लोगों को सार्थक और उत्पादक वित्तीय भागीदारी के लिए सक्षम बनाना है। यह एक समन्वित इकोसिस्टम पर आधारित है जो न केवल वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाती है बल्कि अपने प्रभावी और अर्थपूर्ण उपयोग पर भी जोर देती है। 5 मुख्य उद्देश्यों जो पंच ज्योति के साथ जो है 47 क्रियात्मक बिंदुओं द्वारा इसे जो है सपोर्ट किया गया है, समर्थित किया गया है। तो ये जो है आयोजन अपना दिल्ली समावेशन रणनीति 25-30 को जो है मंजूरी दे दी गई है। आरबीआई ने बैंकों को उनके ग्राहक सेवाएं क्षेत्रीय भाषा में, जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं, मान लीजिए कोई रीजनल एरिया है, वहां का लैंग्वेज है कोई, मान लीजिए भोजपुरी है, तो आरबीआई ने कहा है कि बैंक जो है अपने ग्राहकों को सेवाएं वहां के क्षेत्रीय भाषा में भी दे। निर्देश दिया है कि जो पत्र लिखे जाए या कोई कम्युनिकेशन किया जाए वो त्रिभाषीय हो। त्रिभाषीय मतलब 3 भाषा में, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, और उसमें जो एक रीजनल लैंग्वेज जो वहां पे बोली जाती है, मगही, अवधी, कोंकणी, फारसी, ये सब जो लोकल लैंग्वेज है, मैथिली, ये सब इन सब भाषाओं में जो है अपना जो है वो प्रारूप में पत्र जो है वो जारी करें। नागपुर विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1923 में हुई थी और उसके बाद पहली बार जो है किसी महिला कुलपति को जो वुमेन चांसलर को जो है वो नियुक्त किया गया है। मनीषी मकरंद नाम है, मनीषी मकरंद क्षीरसागर। ठीक है, सूडान ने रूस को अफ्रीका में अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूडान ने जो है अपने तट पर जो है रूस को बोल दिया है कि नौसैनिक अड्डा स्थापित करने का परमिशन दे दिया है। ठीक है, यह बेस पोर्ट सूडान के पास कहां, रेड सी, लाल सागर क्षेत्र में बनेगा, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। समझौता 25 साल के लिए किया है और हर 10 साल में इसको जो है एक्सटेंड किया जाएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन, क्या ओएनजीसी, ओएनजीसी के चेयरमैन कौन, अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी, उनके चेयरमैन अभी अरुण कुमार सिंह हैं। तो इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष तक के लिए जो है अभी बढ़ा दिया गया। अब ये 6 दिसंबर 2026 तक इसी पद पे रहेंगे। इनका कार्यकाल जो है अभी खत्म होने वाला था, तो 6 दिसंबर 2026 तक जो है ये इसी पद पे बने रहेंगे। एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक अभी लोकसभा से पारित किया गया है और जैसे ही ये फाइनल होगा ये लागू हो जाएगा। इसके तहत क्या है, तंबाकू सिगरेट पर जो है भारी शुल्क लगा दिया गया है। हालांकि इसमें जो है क्या नाम है, बीड़ी को जो है शामिल नहीं किया गया है, बीड़ी को अलग रखा गया है, बट तंबाकू और सिगरेट पर जो है भारी शुल्क लगा दिया गया और उसके बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए सरकार का ये मानना है कि इसके रेट बहुत कम होते हैं। उससे क्या होता है, आम आदमी इसको इजीली खरीद लेता है और उससे जो है बीमारियां होती, लोगों का स्वास्थ्य जो है खराब होता है। उसी से बचाव के लिए जो है इन्होंने अपना वो शुरू कर दिया है, तंबाकू सिगरेट पर भारी शुल्क लगाना जो है वो शुरू कर दिया है। ये जो शुल्क लगेगा और इससे जो राजस्व आएगा वो 41% हिस्सेदारी राज्यों की होगी, 41% उसमें जो है राज्य को दिया जाएगा और 59% जो है वो केंद्र सरकार रखेगी। वर्तमान में कहां कहां पे तंबाकू खेती होती है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये मेन स्टेट है जहां पे खेती होती है और इसके अलावा अन्य और 10 राज्य हैं उसमें भी खेती की जाती है। यह कानून लागू होने के बाद सरकार तंबाकू सिगरेट पर भारी उत्पाद शुल्क के साथ इसे 40% की जीएसटी दायरे में भी लाएगी। ठीक है, इसके अलावा हर पान मसाला पैक पर रिटेल सेल प्राइस और अन्य जरूरी जानकारी, यानी वो हार्मफुल वाला जो जानकारी होता है वो लिखना अनिवार्य होगा। पहले क्या होता था, यह नियम पैक के साइज या वजन पर निर्भर है। 10 ग्राम से कम के पैकेटों पर जो है ये चीजें नहीं लिखी जाती, लेकिन
अब इसने कह दिया है अपना जो इस नियम के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 है, इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि चाहे वो 10 ग्राम का हो या 5 ग्राम का हो, उसके नियम के जो है पैक के साइज के वजन पर जो है ये निर्भर नहीं करेगा, उस पर ये लिखना ही पड़ेगा, उसकी डिटेल जानकारियां, सेल प्राइस और जो भी चीजें हैं वो लिखनी ही पड़ेंगी। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन? प्रवीण कुमार। इनको जो है बीएसएफ का जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज दिया गया है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी थे जो 30 नवंबर को रिटायर हो गए। एप्पल ने भारतीय मूल के कौन अमर सुब्रमण्या को जो है नया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एआई नियुक्त किया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एआई। वे मई 2026 में रिटायर होने वाले जॉन जियानेड्रिया की जगह लेंगे। मई 2026 में रिटायर हो रहे हैं जॉन जियानेड्रिया, उनकी जगह पर इनको जो है भारतीय मूल के हैं अमर सुब्रमण्या, इनको जो है प्रेसिडेंट ऑफ एआई नियुक्त किया गया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एआई। अगला देखते हैं वैभव सूर्यवंशी, काफी नाम चलता है वैभव सूर्यवंशी। टी20 में भी जो आईपीएल हुआ था टी20 का, उसमें भी काफी इन्होंने चर्चा का विषय रहे थे, शतक लगाया था। अब ये जो है मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो है शतक बनाकर सबसे युवा खिलाड़ी हो गए जिन्होंने इस सीरीज में जो है इस टूर्नामेंट में अब तक जो है वो शतक लगाया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो है इन्होंने शतक लगा देके सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। भारत की अग्निपुत्री कहे जाने वाली प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन? डॉक्टर टेसी थॉमस। उसको जो है 8वां पोलोस मार ग्रिगोरियोस पुरस्कार से अलंकृत किया गया। ये पोलोस मार ग्रिगोरियस जो थे महान दार्शनिक राजनीतिक थे, ठीक है। और भी कई चीजें इनकी जो है, ये पहले बिशप भी रहे हुए थे, ये भी थे। यह पुरस्कार मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के तत्वावधान में दिल्ली सोफिया सोसाइटी की तरफ से जो है इनको दिया गया। अपर्णा गर्ग ने जो है रेलवे बोर्ड में किस पद पे अपना पदभार ग्रहण किया है? सदस्य फाइनेंस, मेंबर फाइनेंस के पोस्ट पे जो है अपना पदभार ग्रहण किया है। इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 25 में आर्चरी प्रीमियर एपीएल आर्चरी तीरंदाजी प्रीमियर लीग जो है आईपीएल के तहत एक प्रोफेशनल इवेंट बना दिया गया है। फ्रेंचाइजी आधारित है ये लीग है। इसको जो है उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, यानी उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर उसका खिताब इसको दिया है। यह पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग है जिसे भारतीय तीरंदाजी संघ ने शुरू किया। यह पहला प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित है जिसको किसने शुरू किया? भारतीय तीरंदाजी संघ ने। पहला संस्करण इसका फर्स्ट बार ही 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर को इसी साल आयोजित हुआ नई दिल्ली में। और इसमें अभी कितने 6 फ्रेंचाइजी टीमें हैं, जिस हर टीम में कितने खिलाड़ी? 8, 4 पुरुष 4 महिलाएं जो है वो शामिल हैं। भारत के मुख्य चुनाव कौन? ज्ञानेश कुमार ने क्या किया है? 3 दिसंबर को वर्ष 26 के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। ठीक है, भारत की अध्यक्षता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो दुनिया के सबसे विश्वसनीय और नवीन चुनाव प्रबंधन निकायों में से एक के रूप में भारत के चुनाव आयोग के वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। ठीक है, IIDEA के महासचिव हैं डॉक्टर केविन कैसास जमोरा। भारत के साथ और भी 2 राष्ट्र हैं, मॉरिशस और मैक्सिको। इन्हें भी जो है क्या बना दिया गया? उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, 2026 के लिए, ये 2026 के लिए जो है नियुक्ति की गई है। अगला है दूरसंचार विभाग के अंतर्गत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय संचार अकादमी वित्त घिटोरनी ने दिव्यांगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में जो है दिव्यांगों के सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से जो है पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया। ठीक है, पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया इन्होंने। चांदी के लिए अनिवार्य क्या कर दिया गया? HUID लागू होने के बाद इस पे भी हॉलमार्क लगाने का प्रावधान किया गया था। कुछ दिन पहले ही एक क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि चांदी के ऊपर भी अब अनिवार्य कर दिया गया है कि हॉलमार्क होना चाहिए और उसकी शुद्धता का पता चलना चाहिए। तो HUID लागू होने के बाद पहले 3 महीनों के भीतर कितना 17 लाख से ज्यादा चांदी की हॉलमार्किंग की जा चुकी है।
तो अगला देखते हैं, चांदी के लिए अनिवार्य HUID लागू होने के बाद पहले 3 महीनों के भीतर 17 लाख से ज्यादा चांदी की हॉलमार्किंग की जा चुकी है। चांदी के लिए क्या हुआ था, कुछ दिन पहले निर्देश निकले थे कि चांदी को जो है हॉलमार्किंग किया जाएगा, जो ज्वेलर्स और उपभोक्ताओं के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। जैसे सोने की हॉलमार्किंग होती है उसी तरह चांदी की हॉलमार्किंग की योजना बनी हुई, बट ये हॉलमार्किंग योजना जो है स्वैच्छिक बनी हुई है। फिर भी हॉलमार्क वाली किसी भी चांदी की वस्तु के लिए HUID मार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। HUID क्या है, 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक जो है कोड है, एक कोड है ये अल्फा न्यूमेरिक। इसमें क्या करता है, जो प्रत्येक हॉलमार्क वाली चांदी की वस्तु पर लेजर से इसको जो है अंकित किया जाता है। साथ ही क्या BIS मानक चिन्ह इस पे क्या सब सिल्वर और शुद्धता ग्रेड भी लिखा जाता है, कितना ग्रेड का ये शुद्धता है इसका, जैसे सोने पे होता है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, इस तरह का। यह विशिष्ट पहचान करता है प्रत्येक हॉलमार्क वाली चांदी की वस्तु की पूरी डिजिटल ट्रेसेबिलिटी प्रदान करता है, ठीक है, जिससे चांदी की हॉलमार्किंग सोने के लिए मौजूद HUID आधारित हॉलमार्किंग प्रणाली के समकक्ष हो जाती है। यानी जिस तरह सोने को हॉलमार्क को जो है देखा जाता है, किया जाता है, उसकी जो प्रणाली है, उसी तरह चांदी के ऊपर भी ये प्रणाली जो है लागू की गई है। तो चांदी हॉलमार्किंग के तहत जो है ये HUID जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश भर में सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD कार्यक्रम के तहत पहचाने गए गांवों की संख्या कितनी है? 6,38,365 है, जिनमें से अब तक 6,23,449 गांवों का डेटा जो है वो MGMD पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, देश भर में जो है ये सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए जो है ये योजना चलाई गई है, कार्यक्रम मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD। MGMD कार्यक्रम स्थानीय परंपराओं, प्रथाओं और विरासत संपदाओं को मान्यता प्रदान करने वाले प्रामाणिक ग्राम स्तरीय सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करके ग्रामीण पहचान को क्या करता है, सुदृढ़ करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो ASI है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये देश भर में राष्ट्रीय महत्व के कितने 3,685 प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों के संरक्षण एवं रखरखाव का कार्य करता है, जिसमें जो संरक्षण और रखरखाव में पेयजल, शौचालय, रास्ते और भू निर्माण जैसी सुविधाओं का भी प्रावधान शामिल है। 1976 से अब तक विदेशों से कुल 655 पुरावशेष प्राप्त किए गए हैं। 2007 में स्थापित राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन ने 11,406 निर्मित धरोहरों एवं स्थलों तथा 12,46,211 पुरावशेषों से संबंधित आंकड़े संकलित एवं प्रकाशित किए हैं। सरकार ने 1996 में चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति कोष भी स्थापना किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, जो संरक्षण स्थल हैं और उनका डेवलपमेंट में जो पैसा खर्चा होता है उसको जो है संसाधन कहां से जुटाएगा, ये गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट, किसी निजी भागीदारी, कोई संस्था अगर दान देना चाहे, योगदान देना चाहे, कोई इंडिविजुअल अगर किसी जो इसको है क्या नाम है पुरातात्विक स्थल है उनके संरक्षण और रखरखाव में अपना योगदान देना चाहती है, तो वो उसके माध्यम से यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी जो है उसके माध्यम से जो है इसको अतिरिक्त संसाधन जुटाने का काम ये कोष जो है राष्ट्रीय संस्कृति कोष वो करती है। सरकार ने वर्ष 2017 में न्याय बंधु जनहितकारी विधिक सेवाएं कार्यक्रम शुरू किया। न्याय बंधु कार्यक्रम 2017 में शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनहितकारी संस्कृति को बढ़ावा देते हुए देश भर में निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करना। यानी किस तरह देश में जो है फ्री में जो है लॉ की सेवाएं, जो विधिक सेवाएं हैं वो प्रदान की जाए। यह विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 12 के अंतर्गत मुफ्त कानूनी सहायता पाने के हकदार व्यक्तियों और जनहित में काम करने वाले अधिवक्ताओं के बीच संपर्क स्थापित करता है। ये इसका काम बेसिकली क्या है, ये जो न्याय बंधु कार्यक्रम है इसके अंतर्गत बेसिकली क्या किया जाता है, जो मुफ्त कानून जिनको सहायता देना है, मतलब जिस व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार है या वो हक है, उसको किससे संपर्क करवाता है, वैसे अधिवक्ता, वैसे वकील, एडवोकेटों से संपर्क कराता है जो जनहित में काम करते हैं। इस कार्यक्रम को 2021 से 26 तक 5 वर्षों के लिए एक नागरिक केंद्रित योजना डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया
दिशा में जो है सम्मिलित कर दिया गया है। न्याय बंधु कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य उन अधिवक्ताओं का पंजीकरण है जो स्वेच्छा से अपना समय और सेवाएं अदालत में मामला दायर करने और सहायता के लिए दे सकते हैं। मतलब वैसे एडवोकेट जो अपने स्वेच्छा से जो है अपना टाइम और जो है सर्विस जो है वो अदालत में अगर कोई केस दाखिल करना चाहता है तो उसको दे सकते हैं, उन्हीं का जो है पंजीकरण किया जाता है। न्याय बंधु पोर्टल पर 30 नवंबर 25 तक अपना पंजीकरण कराने वाली अधिवक्ताओं की संख्या यानी एडवोकेटों की संख्या जो है 9776 है। अगला है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नेस्ट कहा जाता है उसको, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने आंध्र प्रदेश आदिवासी कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थान कौन सोसाइटी की मेजबानी में छठे राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव उद्भव 2025 का आयोजन किया। एक उत्सव का आयोजन किया गया है, कला उत्सव है, आर्ट उत्सव है, आर्ट फेस्टिवल उद्भव 2025। ठीक है, ये आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के द्वारा आयोजित किया गया है। इस उत्सव का जो उद्देश्य है जनजातीय युवाओं को सशक्त बनाना, देश के जो जनजातीय समुदाय की जीवंत विविधता है उसको प्रदर्शित करना, और उसी के तहत ये आयोजन किया गया है। इस मंच छात्रों को 35 से अधिक सांस्कृतिक, साहित्यिक और दृश्य कला कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञानवर्धन, अनुभव और समग्र विकास के अवसर मिलते हैं। बेसिकली ये आदिवासी छात्रों के लिए जो है एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है जहां से वो नेशनल लेवल पे जो है अपना जो है कार्यक्रम को, कला कार्यक्रम को जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला और मेरे ख्याल से ये लास्ट होगा, सरकार ने मार्च 2019 में प्रधानमंत्री G1 जैव ईंधन, G1 हो गया वातावरण अनुकूलन फसल अवशेषण निवारण, G1 योजना को जो है अधिसूचित किया था 2019 में, जिसे 2024 में फिर संशोधित कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश में लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय कच्चे माल का उपयोग करके उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना करना, एस्टैब्लिश करना, यानी हाई क्वालिटी जैव ईंधन जो परियोजनाएं हैं उनको एस्टैब्लिश करना, किसानों को उनके अन्यथा बर्बाद होने वाले कृषि अवशेषों के लिए लाभकारी आय प्रदान करना। जैसे जो किसान जो है खेती करते हैं तो उसमें कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कि लाभकारी नहीं है, मतलब वो वेस्ट हो जाती हैं, कृषि अवशेष वेस्ट, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, बर्बाद होती हैं, उनको उनसे जो है उनको लाभ प्राप्त करना, यानी उनको ईंधन के रूप में उपयोग करके उनको बेच के जो है उनसे आय प्रदान करना। ग्रामीण एवं शहरी रोजगार के अवसर, यानी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो है इससे रोजगार के अवसर पैदा करना। बायोमास कृषि अवशेषों के जलने से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण का समाधान करना। ठीक है, ये भी काम है इसका कि जो अवशेष जलेंगे उससे तो पर्यावरण प्रदूषण होगा, धुआं निकलेगा, तो उनका समाधान करना कि उसको कैसे कम किया जाए। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट से मृदा एवं जल प्रदूषण को कम करना। ठीक है, मृदा और जल प्रदूषण के रिगार्डिंग भी काम करती है। स्वच्छ भारत मिशन में योगदान देना, स्वच्छ भारत मिशन में भी अपना काम करती है ये। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम में लक्ष्य को पूरा करने में शायद अभी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का जो है काफी चलन हो गया है, तो उसके जो टारगेट दिए गए हैं भारत सरकार ने, टारगेट जो अचीव करने के लिए जो है उसके सहायता करने में भी काम करता है ये प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता में कमी लाना, कच्चे तेल का आयात नहीं करना, यानी इथेनॉल बेसिस जो पेट्रोल होगा तो इथेनॉल का जो है प्रोडक्शन है वो यहीं पे करने के लिए निर्भरता, यानी स्वनिर्भर होने की है। इस योजना का उद्देश्य व्यावसायिक उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं एवं उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना करना है, यानी जो व्यावसायिक तौर पर भी और गैर व्यावसायिक तौर पर भी दोनों तरह की परियोजनाओं का जो है स्थापना करना इसका काम है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा हरियाणा के पानीपत में वाणिज्यिक द्वितीय पीढ़ी धान पराली आधारित कच्चा माल बायो एथेनॉल परियोजना स्थापित की गई। कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जो है हरियाणा के पानीपत में जो है एक बायो एथेनॉल परियोजना भी स्थापित की है, कच्चा माल बायो एथेनॉल परियोजना, जिसमें धान का पराली वगैरह जो जलाते हैं उनको जो है उनका यूज किया जाता है ये बनाने के लिए। इस योजना के अंतर्गत असम के नुमालीगढ़ में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी असम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से
एक 2G बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना भी स्थापित की गई, इसमें बांस आधारित है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी हरियाणा पानीपत में एक 3G इथेनॉल संयंत्र भी स्थापित किया है, जिसमें रिफाइनरी से निकलने वाली गैस का उपयोग कच्चा माल के रूप में किया जाता है। यानी जो रिफाइनरी से गैस निकलती है उसी को कच्चा माल के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है इसका बेसिक डिटेल्स था जो आपको पता होना चाहिए, इससे काफी क्वेश्चंस जो है आते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। इसका जो PDF है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप नोट्स बनाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर हम कल मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस हमारे सीरीज जो हमारा चलता है डेली करंट अफेयर्स का, इसको आप देखें, आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, मेहनत से तैयारी कीजिए, लगन से तैयारी कीजिए और आप जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। जय हिंद।